हेलो जोहार एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ निंगे कथा। आज मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। आज के गेस्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे आपको वहाँ ले चलते हैं। चलिए। रांची के सबसे पुराने ब्यूटी पार्लर्स में से एक है लिली डायना। इस जगह ने उतने मौसम नहीं देखे होंगे जितनी ब्राइड्स और उनकी स्टोरीज देखी हैं। मिलिए यहाँ की ओनर मिस रोज़ा लकड़ा से, जिन्होंने यहाँ पर आज से करीब 40 साल पहले इस पार्लर को शुरू किया। उस समय ये बिजनेस स्टार्ट करना कितना अनकन्वेंशनल रहा होगा। आइए जानते हैं उनकी पूरी स्टोरी हमारे इंटरव्यू में। कई जगह ट्रांसफ़र में रहे पापा के साथ में, जॉब में। तो बेसिकली हाँ। आपका बचपन कहाँ रहा? बेसिकली बचपन मेरा पटना में ही बीता है। ओके ओके। पटना में बीता है, और बहुत छोटा वाला बचपन वो रांची में भी बीता है। हम लोग कांके वेटनरी कॉलेज में रहते थे, तो वो वहाँ से हम लोग जब एक बार पटना ट्रांसफ़र हो गए तो बहुत सालों तक हम लोग 10th 11th की जो क्लासेस होते थे सारे हम लोग ने फिर पटना में पापा अपना spend वेटरनरी किया। हाँ, डिपार्टमेंट में वेटनरी डिपार्टमेंट में थे। मैं फिर दोबारा उतना टाइम नहीं देना चाहते थे। मुझे लगता था कि मैं एज सुन एज पॉसिबल कहीं इस्टेब्लिश कर जाऊँ। मेरा वो लगता था कि उस समय सिर्फ मैं 23 ईयर्स की थी। तब से मैं अपने कैरियर के लिए, लोग आज कैरियर करते करते 40 साल भी में भी अपने कैरियर को नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं उतने से कम एज से ही अपना कैरियर को मैंने ट्रैक पे लाना शुरू कर दिया था। और इसका मैंने यही नहीं देखा, मुझे इस काम में भी बहुत अच्छा लगने लगा। पार्लर में इतना क्राउड देखती थी तो मुझे लगता था कि दिस इज़ द बेस्ट। आपको किसी के अंडर में नहीं काम करना है, आप अपने खुद के मालिक हो, आप ऑल इन ऑल हो। कोई आपको ऑर्डर नहीं कर रहा है, आपके लिए लोग इतना वेट कर रहे हैं। और मैं मैं कहीं आजकल जाती हूँ, अगर मैं 1 घंटा वेट करना होता है तो मुझे मेरे मुंह से उफ निकल जाती है। और मैं तब अपने क्लाइंट्स को याद करती हूँ कि वो लोग 3 घंटा 4 घंटा, इवन ब्राइडल मेकअप के सीजन में वो मुझसे वहाँ खड़ा होके बोलते थे कि मैम हम 4 घंटे से वेट कर रहे हैं। तब मुझे लगता था कि वो मेरे लिए कितने प्रीशियस हैं, कि मतलब 4 घंटा किसी के लिए वेट करना, आदमी तब तो उसको मुझसे अच्छा काम कराना है और मुझसे ही कराना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक मतलब अचीवमेंट भी है और एक बूस्ट करने के लिए भी है कि हाँ आपको तो लनी वाइज भी बोलिए तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। इसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको रोज़ रोज़ अपने सैलून में सामान नहीं भरना है। आपको हिसाब से आपको अपने सैलून में सामान भरना है, लगाना है, और आप उससे वर्क करना आपको। मतलब रोज़ का ये नहीं है कि आज रॉ मटेरियल लाना है या ऐसे नहीं है। तो इसलिए बहुत कंफर्टेबल है। आप इसमें अपने सर्विस देकर अच्छी अर्निंग कर रहे हो। तो उस समय चूँकि रांची में बहुत ज़्यादा सैलून नहीं था, इसलिए हमने हर तबके के लोगों को टच किया, और हर तबके के लोगों को ये पता चल गया कि हाँ वहाँ अच्छा काम होता है। चाहे वो बंगालीज़ हैं, मारवाड़ीज़ हैं, पंजाबीज़ हैं, गुजरातीज़ हैं। मैंने हर कल्चर के साथ काम किया और हर कल्चर की ब्राइड को तैयार किया। और उस पर से फिर बाहर से भी जितने लोग आते थे वो यहीं रिकमेंड किए जाते थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत लकी रही कि पार्लर कम होने के कारण और काम अच्छा होने के कारण लोगों की रश और चॉइस रही मैं। क्लाइंट का डिमांड एक ऐसा चीज़ होता है कि क्लाइंट को जो चाहिए होता है तो वो एक अपडेट का सबसे बड़ा कारण होता है। कि अब कोई क्लाइंट बाहर से आए, अब उनको पता है वो मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो उन्होंने हमसे कुछ डिमांड किया। तो डिमांड किया तो हमें समझ में आया कि अच्छा इनकी सिटी में ये चलता है, ठीक है, तो अब हमें ये भी लर्न करना है। तो अगर इस फील्ड में हैं तो इस फील्ड से जुड़ी हुई आपको कागज़ में इतना बड़ा भी लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, तो आप उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे, उस फोटो को 10 बार देखोगे कि इसका हेयर डू कैसे बनाया हुआ है। तो ये सारे कुछ आपको खुद से करने हैं, कोई आपको अपडेट कराने नहीं आएगा। आपको अपना माइंड इतना ओपन रखना है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से भी आपको सीखना है। तो हम लोग ने वही किया कि अपडेट, जैसे कुछ भी बाहर जाते थे हम लोग, दिल्ली गए, कभी मुंबई चले गए यूँ घूमने, तो हर शॉप हम लोग विजिट करते थे।
फिर नया कुछ सामान दिखता था तो हम पूछते थे ये कैसे होता है, कैसे चलता है। तभी कोई बहुत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ नहीं होता था कि आप किसी चीज़ को आप सीख लो जाके वहाँ पर, वैसा नहीं होता था। मैगजीन्स होते थे, मैगजीन्स में एक आध सौंदर्य का कोई आर्टिकल निकल गया तो उसमें भी हमारे लिए वो बहुत यूजफुल नहीं भी होता था कई बार। तो अपडेट रहने के लिए बाद में जब फ़ोन आया तभी, और जब इंस्टाग्राम आए तभी अपडेट हमारे लिए बहुत आसान हो गया। लाइक क्विक अपडेट्स होने लगे। हाँ, तो लाइक quick, उस टाइम पे लेट 80s 90s उस समय जो ब्राइडल मेकअप आप लोग करते थे तो किस बेसिस पे करते थे, मैगजीन्स के अकॉर्डिंग या फिर मूवीज के अकॉर्डिंग? नहीं, मूवीज़ के अकॉर्डिंग तो कोई नहीं कराता था, क्योंकि जिस कल्चर में जैसा चलता है लोग उस कल्चर को फॉलो करते हैं। जैसे आप मारवाड़ीज हैं तो उनके कल्चर में जो चलता है, जो ट्रेडिशन में उनका, फैशन में उनकी जो ज्वेलरी चलती है या उनका जो मेकअप चलता है, या उनके यहाँ हमेशा सबसे पहले ये डिमांड आता था कि हमें ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए। जैसे फिर पंजाबी कल्चर में हमें जब हम इन करते थे काम करने के लिए तो वहाँ पे हमें बोला जाता था कि हमें थोड़ा मेकअप लाउड चाहिए और लिपस्टिक डार्क चाहिए। तो ये ऑटोमेटिकली कल्चर को फॉलो करते करते उनके ट्रेंड को भी हम लोग फॉलो कर लेते थे कि, और जो पंजाबी कल्चर के होते थे वो थोड़े ब्राइट कॉस्ट्यूम पहनते थे तो उनके अकॉर्डिंगली हमें मेकअप करना पड़ता था। जो मारवाड़ी फैमिली से होते थे उनका थोड़ा सा कपड़ा बहुत अच्छा होता था, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा ब्राइट कपड़े नहीं होते थे, थोड़े ट्रेडिशनल होते थे उनके। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अपने आप ही आपको समझ में आने लगती थी कि जैसे आप किसी कल्चर में 2-4 बार काम कर लो तो आप उनके कल्चर को समझ जाओगे कि इनके यहाँ ये नहीं ये चलता है। तो हम लोग ने वही किया कि हम लोग कल्चर को वैसे समझने लगे। और गुजराती थे तो गुजराती में भी उनकी कल्चर में अलग कपड़ा पहना जाता, वाइट साड़ी पहनते हैं उनके यहाँ भी, हाँ वेडिंग में, और वाइट साड़ी पहनते। ज्वेलरी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उनकी अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है। तो ऐसे बंगालीज के भी होते हैं कि उनके कल्चर को में वो जो चंदन आर्ट होता है तो वो बहुत स्पेशल आर्ट होता है। तो वो स्पेशल आर्ट भी मैंने, चूँकि मेरे हाथ आर्टिस्टिक थे तो मुझे उसके लिए बहुत कुछ सोचना नहीं पड़ा कि वो उसमें कैसे करूँगी उसका, वो मुझे अपने आप ही आ गया बनाना। तो मुझे इसलिए इस तरह से बंगालीज के, आज के डेट में भी बंगालीज साड़ी पहनना पसंद करते हैं क्योंकि बहुत सारे कल्चर चेंज हो गया है। पर बंगालीज के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि उनके ट्रेडिशनल में अभी तक जो कुछ है अभी तक वो फॉलो कर रहे हैं अपने ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से। हमने हर तरह के कल्चर्स के बारे में बात किया, ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ब्यूटी इंडस्ट्री को लेकर के उस तरफ रुझान ही नहीं रहा। और मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे घर में किसी की शादी होती थी तो खुद से ही जो लोग ग्रूम के साइड की जो फैमिली है वो ही लोग जाते थे एंड ब्राइड को रेडी करते थे। कितनी बार तो मैं भी गई हूँ कि लाइक गांव में अगर शादी है तो चर्च के पास ही आपको कोई रूम मिला हुआ है, चर्च का ही कोई रूम मिला हुआ है, वहीं पे ही रेडी किया। तो ट्राइबल कम्युनिटी से कब आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हुए? ट्राइबल कम्युनिटी से तो बहुत लेट स्टार्ट हुआ, फिर भी आने लगे, अचानक से बहुत आने लगे। कैसे? मतलब लाइक ऐसे आने लगे कि हमारे ट्राइबल बच्चे नॉर्मली बाहर जाके पढ़ने लगे, जैसे बैंगलोर में पढ़ रहे, पूना में पढ़ रहे, मुंबई जा रहे हैं। जब अपने शहर से निकल के बाहर जाके पढ़ने लगे तो उनको लगने लगा कि जब मैं अपने शहर जाऊंगी तो फिर मुझे वैसा मेकअप नहीं करना है जो घर वाले आके कर देते हैं। तो उनको लगा कि नहीं, वहाँ पर पार्लर में मेकअप करवाते हैं उनके सारे फ्रेंड्स। तो उनको भी ये दिमाग में मन में आने लगा कि मैं अपनी सिटी में जाऊँगी तो मैं भी पार्लर सर्च करके मैं पार्लर में मेकअप कराऊंगी। हमारा काम वैसे स्टार्ट हुआ। मैंने बहुत सारी क्रिश्चियन ब्राइडल किए हैं और वहीं से इनका ये माइंड चेंज हुआ, माइंड सेटअप चेंज हुआ कि नहीं, हमें भी पार्लर में हम कराएंगे जाकर मेकअप। जोहार मैम, जोहार एंड वेलकम टू माय एपिसोड। ये जो शो है इसे मैं कहती हूँ निंगह कथा। निंगह कथा का कुड़ुख में मतलब होता है आपकी बात, ठीक है? तो सबसे पहले इस मेकओवर के लिए थैंक यू सो वेरी मच, सो हैप्पी। ये लुक बहुत अच्छा टर्न आउट होकर के आया है। सो मैम,
हम लोग ने कुछ बात की, हम लोग अपना कॉन्वर्सेशन आगे जारी रखते हैं। आपने बताया 1986 में आपने शॉप शुरू किया एट दिस वेरी प्लेस, इसी जगह से आपने शुरू किया। नियरली 40 इयर्स हो चुका है आपको इस स्टोर में। तो मैम सबसे पहले क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया ना, जब उस ज़माने के लोग गवर्नमेंट जॉब्स को प्रायोरिटी देते थे, मगर आपने बिजनेस के बारे में सोचा, उस फिर वो प्रोसेस कैसे हुआ कि जॉब नहीं करना है, या फिर आपने कभी जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया? जॉब के लिए तो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने जस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की थी। और जॉब के लिए तो जब तक आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी ना करो, पास आउट नहीं कर जाओ, और कुछ तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो हमारा सर्कल कुछ ऐसा था कि ज़्यादा कुछ वो बिजनेस क्लास के लोगों से ज़्यादा टच था हमारा। तो मन में था कि वैसे नहीं था कि बिजनेस ही करना है, लेकिन जॉब के बारे में नहीं सोचा। पहला प्रायोरिटी मेरा मेडिकल का था, तो वो मतलब चूँकि वहाँ पे नहीं जा सकी, तो फिर लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो इन जनरल हमारे फ्रेंड सर्कल में जो एक लड़का था, तो उसने कहा कि हमारा फ्रेंड है एक जमशेदपुर में, तो वो कहता है तुम ट्राइबल लोग सिर्फ जॉब करते हो, नौकरी करते हो, कभी बिजनेस भी कर लिया करो, हम लोग भी तो कमाते ही है ना, हम लोग क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं? मतलब थोड़ा पैसा तुम लगाओ, थोड़ा हम लगाते हैं। तो मुझे यही लगा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है। तब कुछ करने का जुनून था, कुछ तो होगा जो मैं कर सकूंगी, कुछ तो होगा जो मेरे लायक होगा, जिसको मैं आराम से रन कर सकूंगी। तब हम लोग पार्लर जाया करते थे। मैंने वहीं पर देखा कि इतना क्राउड होता है जितना हम लोग कहीं नहीं देखते थे। फर्स्ट टाइम हम लोग मैं 3-4 साल से पार्लर जाया करती थी, तो मैंने उस क्राउड को देखा था कि यहाँ पर से हम बीइंग ए लेडी, बीइंग ए गर्ल, ये हमारे लिए बहुत सूटेबल बिजनेस हो सकता है। राइट। तो वहीं मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है। मतलब रांची में रांची की बात कर रही हैं आप, है ना? रांची में आज से 40 इयर्स पहले भी पार्लर्स हुआ करते थे, एंड काफ़ी फ्लरिशिंग बिजनेस उस टाइम पे भी हुआ करता था। एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर इंटिमिडेटिंग लगता था, थोड़ा सा लगता था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी, अभी जा कर के बहुत फीमेल्स हैं, उस टाइम पे थोड़ी घबराहट होती थी, अकेले कैसे मैनेज करेंगे या क्या करेंगे? क्योंकि मैंने आपसे पूछा, आपने बताया कि कोई स्टाफ ज़्यादा था नहीं आपके पास, तो उस टाइम पे लाइक किस तरह से ये प्रॉब्लम आया था। ये प्रॉब्लम ऐसा आया था कि इससे पहले इस जगह पे पार्लर करने का लोगों के मतलब में यही होता था कि ये बहुत अच्छे बिजनेस में नहीं काउंट होता था, और लोग सोचते थे कि अच्छे लोग पार्लर नहीं जाते हैं, जो जिनको बहुत फैशन होता है या थोड़े संगति की जिसकी गलत होती है, जो फैशन करना मतलब खराब बात। हाँ, खराब, हाँ, तो बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। तो जब मैं इस मार्केट में पार्लर खोलने के लिए आगे आई, तो मैंने अपने ऑनर को इन्फॉर्म किया कि मैं यहाँ पे पार्लर खोल रही हूँ। तो अगल बगल के लोगों को पता चला, तो उन्होंने हमारे ऑनर के पास आके ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ पे पार्लर खुलेगा तो अड्डाबाजी होगा, या लोग मतलब मजाक उड़ाएंगे, भीड़ भाड़ लगेगा, लेडीज़ यहाँ से निकलेंगी, आएंगी जाएंगी। तो मेरे ऑनर ने मुझसे बुला के ये बात कही। फिर मैं भी एक पल के लिए सोचने लगी कि अरे ये तो बहुत मतलब अजीब सी बात हो रही है। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके और बहुत सोच के मैंने उनको ये बात बोला कि कौन करेगा ऐसा, मुझे ये बताइए पहले, मतलब कौन आके यहाँ पे अड्डाबाजी करेगा और क्यों करेगा? आप अगर मोहल्ले के लोग हो तो आपका तो इतना राइट बनता है ना, आप मुझे जानते हो तो आपका इतना राइट बनता है कि कोई अगर गलत करता है मेरे साथ में तो आप उनको हटाओ यहाँ से, बोलो हटो यहाँ, क्यों खड़े रहते हो? तो अड्डाबाजी होगा तो आप लोग तो इस मोहल्ले के लोग हैं, आप आराम से उनको हटा सकते हो, बाहर का आदमी तो नहीं करेगा। राइट। हाँ, तो ये बात उनको समझ में आ गई कि ये तो सही बोल रही हैं कि बाहर का आदमी अगर कुछ करता है आपके मोहल्ले में तो आपका राइट बनता है कि आप उनको धक्के मार के हटाओ वहाँ से।
तो इसलिए मेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया, मैंने साफ साफ जवाब दे दिया और डरी भी नहीं मैं, और मैंने खोल दिया। रिस्पॉन्स कैसा रहा शुरू से? शुरू के 6 महीने तो लगा कि मतलब फिर तो नहीं फंस गई। हाँ। जैसे ओपनिंग वाले दिन के 2-3-4 दिन तक तो लोग आते रहे, फिर बिल्कुल सा हफ्ते में 1 या 2 लोग आते थे। फिर डर मन में बैठा रहता था कि पता नहीं ये भी चलेगा या नहीं चलेगा, या कैसे होगा। पर उसके तुरंत बाद दुर्गा पूजा आया। तो पहली बार दुर्गा पूजा में मतलब काफ़ी लोग आए जिनको हेयर कटिंग करानी थी, आईब्रोज बनवाने थे, और छोटा मोटा फेशियल वगैरह कराना था, जो बाहर कोलकाता वगैरह में रहते थे। उनको पता चला कि अच्छा रांची में भी यहाँ पर पार्लर है, तो वो लोग आए। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई, मतलब कि लगा कि नहीं लोग आएंगे, पर हो सकता है फेस्टिवल के टाइम पे, वेडिंग सीजन के टाइम पे आएंगे। तो ग्रेजुअली धीरे 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 मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर ये पूरी फ्लोरिश हो गया। मतलब कि लोग दूर दूर से लोग आते थे और मतलब अपना काम करा के जाते थे, और हर कल्चर के लोग आते थे। राइट। जिस समय आपने मेकअप सीखा उस समय तो आपको किन्हीं ने सिखाया। अभी तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज भी हैं मार्केट में, तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं अपनी एकेडमी खोलूं या अपने काम को और कैसे आगे बढ़ाऊं? एक्चुअली मेरा मन तो था एकेडमी खोलने का, वाकई में था, क्योंकि मैं पर्सनल बेसिस पे तो बहुत लोगों को सिखाती थी। मेरे पास हर समय मतलब ऑल ओवर ईयर 7, 8, 10, 12 स्टूडेंट रहते थे। तो हमें क्लाइंट को सर्विस देने के साथ साथ मैं उनको ट्रेंड भी करती थी। तो मन में ये हुआ कि नहीं एकेडमी को अलग से करना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा फाइनेंस की ज़रूरत थी उस समय। तो फाइनेंस के लिए मुझे लगने लगा कि जब खोलूँगी तो अच्छे से खोलूँगी। तो हमारे पास स्पेस भी अवेलेबल था। तो मैंने अपने पिताजी को, पापा को ये बात बताई। पापा ने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है, कल्याण विभाग के लोग मुझे कई बार कहते हैं, कह रहे आपका भी कोई हो लोन लेने वाला, बोलिए तो हम उनको लोन देंगे वगैरह वगैरह। तो पापा ने कहा कि एक जो भी एप्लीकेशन है, फॉर्मेट है, उसका आप तुम भर के उसको दे दो, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो उन्होंने उन तक पहुंचा दी मेरी सारी एप्लीकेशन, सब कुछ। तो मेरा मन में अच्छा हो गया कि एकेडमी खोल लूँगी और सर्विस को बिल्कुल अलग कर दूँगी और एकेडमी बिल्कुल अलग कर दूँगी। तो फिर जब वो लोग इंस्पेक्शन के लिए आए यहाँ पे, तो इंस्पेक्शन के समय जैसे एंटर किया तो 4-5 लोग थे, कुछ बैंक के अधिकारी थे, कुछ कल्याण विभाग के अधिकारी थे। तो वो एंटर करने के साथ ही पहला शब्द उन्होंने बोला कि आप तो वेल एस्टेब्लिश हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि वेल एस्टेब्लिश सैलून के मैटर पे हूँ, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट जो एप्लीकेशन मैंने दिया है वो एकेडमी के लिए दिया है। तो एक ताकि मैं आप कल्याण विभाग से मुझे आप कुछ फंडिंग करें ताकि मैं अपनी एकेडमी खोल सकूं। तो उन्होंने पहले ही कर दिया कि आप तो वेल एस्टेब्लिश है, आपको लोन की क्या ज़रूरत है। तो मुझे ये बहुत थोड़ा अजीब सा भी लगा और ऐसा लगा कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे मुझे। तो मैंने कहा सर आप सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी, मेरा प्लान एकेडमी खोलने का है, मैंने एकेडमी के लिए अप्लाई किया है। फिर भी उन्होंने बस मुझे मेरे सामने यही बोलते रहे कि आप एस्टेब्लिश है। तो मुझे यही समझ में आया कि 4 कुर्सी और 2 सामान को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि मैं वेल एस्टेब्लिश हूँ। आप मुझे आगे आप तुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और बढ़ सकती हूँ। फिर वो नहीं कुछ मुझे रिस्पॉन्स कर रहे थे। तब मैंने उनको सिर्फ एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है, और मुझे लगा कि ये बात उनको बोलना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा सर बिजनेस और सर्विस में बहुत अंतर होता है। आप सब जितने लोग आए हैं आप सब सर्विस क्लास के लोग हैं, कोई बैंक में होंगे, कोई कल्याण विभाग से हैं, और आप सभी मुझे दिखने से ट्राइबल ही लग रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप सब जितने भी ट्राइबल हो आप कोटा के थ्रू गए होंगे। हमारे बिजनेस में सर कोटा नहीं होता है, हमें अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ना है।
और मेहनत के बल पर ही हम अपने प्रमोशंस लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, जितनी आगे हम जा सकते हैं हम अपनी मेहनत के बल पे करेंगे, हमें गवर्नमेंट कोई प्रमोशन नहीं देने आएगी। तो सर आप में और हमें बहुत अंतर है, आप हमें सपोर्ट करोगे तभी हमारा प्रमोशन होगा। आपका प्रमोशन गवर्नमेंट दे सकती है आपको, मुझे नहीं देगी। तो इसके लिए आप हमें आपके सहयोग की मुझे ज़रूरत है। तो जो बात मैंने उन्हें ये कही कि आप तो ट्राइबल कोटा से आए होंगे सर, आपको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट देगी, मुझे नहीं देगी। तो शायद ये बात तो उनको थोड़ी बुरी लग गई या ज़्यादा लग गई, पर मेरा कहना ये ज़रूरी था कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, एक ट्राइबल हो के एक ट्राइबल को नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो मैं किससे उम्मीद करूँगी। तो मैंने एकेडमी का प्लान वहीं पे ड्रॉप कर दिया था। पार्लर इंडस्ट्री जो है वो गुडविल पे चलती है, मुझे जैसा लगता है। वहाँ की जो ओनर है, वहाँ के जो लोग हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका रिलेशन उनके क्लाइंट्स के साथ किस तरह से है, इस बेसिस पर ही पार्लर इंडस्ट्री चलती है। क्योंकि ठीक है, मान लीजिए कि मैं आपसे हर साल, मतलब मैं आप ही से सर्विसेज लेते आई हूँ कई साल, मैं दूसरे पार्लर्स भी जाऊँगी, लेकिन मैं आपके पास हमेशा वापस आऊँगी। साल में अगर मैं 4 बार पार्लर जाऊंगी तो 4 में से 2 बार या 3 बार कम से कम मैं आपके पास आऊंगी ही आऊंगी। तो ये जो पार्लर बिजनेस है ये रिलेशनशिप पे ही बिल्ड होता है, और शायद वही रिलेशनशिप आपने ओवर द इयर्स अपने क्लाइंट्स के साथ में बनाया, इस वजह से आप 40 इयर्स स्ट्रॉन्ग अभी भी चल रही हैं। मुझे भी यही लगता है कि 40 इयर्स का कैरियर जब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक गियर लगाना पड़ता है कि हर ईयर बाय ईयर आप कितने लोगों से मिले, आप कितने लोगों को आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, कितने लोग अभी कुछ 1-1.5-2-3 महीना पहले शायद 2 लड़कियां आई मेरे पास में, दोनों सिस्टर्स थी और वो डॉक्टर कॉलोनी की डॉक्टर्स की डॉटर थी दोनों। और दोनों की ब्राइडल मेकअप मैंने की थी। तो वो इस रास्ते से क्रॉस कर रही थी और दोनों दिल्ली में रहती हैं। तो वो स्पेशली मुझसे मिलने आई कि रोज़ा आंटी आपको याद है, हम लोग याद है। मैंने कहा आपकी मम्मी डॉक्टर, हाँ। तो हम दोनों सिस्टर लॉल्टो में पढ़ते थे, आपने दोनों का ब्राइडल मेकअप किया, हम दोनों का। तो हम सोच रहे थे कि आज तो आपसे उधर से जा रहे हैं तो आज आंटी से मिलते जाएंगे। तो ये एक रिलेशन है जिनके लिए मैंने काम किया है, और उनका वो दिन जो जिनके लिए बहुत लोग वेट करते हैं कि मैं अपने स्पेशल डे पे मुझे वहीं जाके काम कराना है, क्योंकि हमारा काम हमारे सैलून इसी के लिए बहुत चर्चित रहा है। हमारे यहाँ जैसे अगर मदर इन लॉ ने कराया तो उनकी डॉटर इन लॉ ने भी करा लिया, या उनकी डॉटर ने भी कराया। तो ये 20-25 इयर्स तक उनके मन में ये है कि मेरा इतना अच्छा हुआ था तो मेरी डॉटर भी वहीं मैं ले जाऊंगी उनको। बिल्कुल 3 इयर्स से सरवाइव कर रहे हो तो उसमें भी आपका फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हर बार आता ही है। तो इससे मैं यही बोलूँगी कि न्यू जनरेशन के पास सर्विस गवर्नमेंट जॉब की या प्राइवेट जॉब की इतनी किल्लत है कि सबसे इजी सबको यही लगता है कि अगर हमें ये काम आ जाए तो हम कुछ पैसे अर्न कर सकेंगे, या हम मेरा कैरियर बन सकेगा, या ये बहुत अपीलिंग है, बहुत अपील करता है कि कोई बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है और वो सुंदर लग रहा है तो वो एक उसके अंदर ये तुरंत आ जाता है कि वाह मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो अच्छे लगने के लिए या आपके चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए आप रेडी हो रहे हो, आपका अच्छा लुक को लोग अप्रिसिएट करते हैं, यही बात इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाती है। जहाँ पहले कुछ लोग ही हुआ करते थे वहाँ कई लोग आ गए, मतलब असंख्य मैं बोलूँगी कि आ गए हैं। उनको किसी को कम भी काम आता होगा, किसी को बहुत भी अच्छा आता होगा, फिर भी लोग लगे हुए हैं कि मतलब ये काम सबसे इजी लगता है लोगों को, बहुत इजी लगता है कि थोड़ा बहुत तैयार कर दो किसी को और आपको कुछ ना कुछ आप अर्न कर लोगे। तो ये हमें भी कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है, पर मैं इसको नुकसान नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप अपने फ़ायदे के लिए हमेशा ये मत सोचिए कि आपका नुकसान हो रहा है। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो कोई आगे भी बढ़ रहा है, आप ऐसे भी इसको देखिए कि वो आगे भी बढ़ रहा है।
मैं सिर्फ अपना नुकसान देखूंगी, अपना ही फ़ायदा देखूंगी, तो कभी तो कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो हमें किसी और को भी मौका देना चाहिए कि ठीक है, सरवाइव सबको करना है, सरवाइव सबको करना है। और अगर आपके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप कैसे अपनी लाइफ आगे बढ़ाओगे? आपको सिर्फ खाना पीना का ही नहीं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फैमिली के लिए। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानती हूँ जो कि अभी मेकअप का ही काम करके अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं, या अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, या मतलब अपने ज़रूरी खर्चे निकाल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक सबसे कम लागत में होने वाला एक बहुत अच्छा कैरियर है, जिसको कि आज आप जो छोटे तबके के लोग हैं, लोअर मीडियम क्लास, अपर क्लास एंड हायर क्लास, ये सभी लोग अपने अपने लेवल पे यूज़ कर रहे हैं। राइट, सही बात है। तो इससे मतलब आपका कोई भी क्लास का आदमी दुखी नहीं है। हर क्लास का आदमी हर क्लास के पास जाता है, मिडिल क्लास का मिडिल क्लास के पास जा रहा है, लोअर क्लास का लोअर क्लास के ही अकॉर्डिंगली करा रहा है, पर वो करा रहा है। लोअर क्लास वाले भी कमा रहे हैं, मिडिल भी कमा रहे हैं, और हायर क्लास के भी कमा रहे हैं। तो ये कैटेगरी वाइज बट गई है, काम बटा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर जिंदा रहने का हक सबको है। मैं तो यही बोलूँगी। तो वैसे मैंने रांची के हर एक मतलब अच्छे लोगों के साथ काम किया है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ तो पूरे अपर बाज़ार, शास्त्री मार्केट में कोई ऐसा नहीं है जिनकी फैमिली में मैंने काम नहीं किया। इवन रांची के अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, कावेरी रेस्टोरेंट वालों के यहाँ, पंजाब स्ट्रीट वालों के यहाँ, बिग शॉप वालों के यहाँ, फेमिना वालों के यहाँ, और मैं किन किन का नाम लूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनके सामने मैं कभी चली जाती हूँ तो आज भी वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं और याद करते हैं कि मैम आप रोज़ा मैम हो ना। तो ये मतलब वो मेरे पास भले अभी नहीं आते हो, पर कहीं अगर हम मिल गए तो वो बहुत रिस्पेक्टली मुझे विश करते हैं। बिल्कुल, आप पायनियर्स में से एक हैं, आप वेटरन हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली मैं पायनियर ही बोलूँगी मेकअप इंडस्ट्री की, स्पेशली रांची में। लेडी डायना जो है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना रहा है 40 इयर्स से, एंड मैं चाहूँगी कि और जनरेशन्स तक ये काम करे। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ कि एज अ ट्राइबल लेडी आप घबराई नहीं, अपने घर से निकल करके यहाँ पर काम करने के लिए। आपने कितनों को इंस्पायर किया होगा उस टाइम पे, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ कि जब भी हमें आउटडोर सर्विस पे जाना होता था तो हमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आउटडोर सर्विसेज के लिए जा रहे हों या मन में आए कि ड्रॉप कर देते हैं, कैसे जाएंगे, कितना दूर है। पर मतलब मेरे जो 2 स्टाफ थे, एक स्टाफ तो बिल्कुल ही मैं बोलूँगी, मैं नाम लेना चाहूँगी उसका, मोना घोष का। तो वो हमेशा मेरे साथ, मतलब हम लोग ट्रैवल करते थे और मैं 9:30, उस वक्त में शायद बहुत कम लेडीज़ स्कूटर ड्राइव करती थी, और हम स्कूटर ड्राइव करके 9:30 हम पिस्का मोड़, रातू रोड से वापस आते होते थे। और उस वक्त 9:30 9 o'clock में नो एंट्री खुल जाती थी और हम सब कम से कम 100 ट्रक के बीच से निकल के अपने घर को पहुंचते थे। तब भी हम हिम्मत नहीं हारते थे कि हमें लगता था कि अभी जाना है, इतनी दूर जाना है। और मैं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और मैं अपने गॉड को याद करते हुए मैं अपने घर तक अपने स्टाफ को ड्रॉप करती थी, फिर मैं अपने घर पहुँचती थी। तो काम जब ख़त्म होता था तब हम उतनी रात घर पहुँचते थे, तो लोगों को आश्चर्य भी होता था कि अच्छा आप इतनी रात तक क्या काम करते हो। और हम अपने सैलून से भी कई बार हम 11 बजे रात को घर वापस गए, 10:30 11। तो सबको लगता था कि 10:30 11 कौन आता होगा पार्लर में, पर हमें पता है कि हम किस तरीके से अपने काम को फिनिश करते थे कि 9 10 ब्राइड्स, 11 ब्राइड्स, 12 ब्राइड्स को एक दिन में तैयार करना और कुछ ही घंटों के अंदर तैयार करना, ये सबसे टफ काम था। सबको फिनिशिंग चाहिए, सबको परफेक्शन चाहिए, पर हमारी टीम जो थी
उस समय वन ऑफ द बेस्ट टीम थे जो हर लेवल पे मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। झारखंड की जितनी भी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो भी अपना करियर शुरू करने के स्टेज पे है या फिर अपने करियर में कंफ्यूज्ड है, मैं चाहूँगी कि वो लोग भी इस इंडस्ट्री में आए, सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री में नहीं, ब्यूटी पार्लर की इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में हर तरह से जुड़े। वो मैं बिल्कुल चाहूँगी और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा उनको इनकरेज तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, अगर उनके पास कोई काम नहीं वो सेटल कर पा रही हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कम पूंजी में अपने काम को आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप होम सर्विसेज दे सकते हैं, आप इसमें आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है और आप कुछ ही महीनों में आप इस्टेब्लिश कर जाइएगा, मेरा ये बहुत है। और हमारे यहाँ के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग अभी भी होती है और मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ट्रेनिंग देती हूँ। मैं किसी को रटाया ट्रेनिंग नहीं देती हूँ कि आप इसके बाद ये लगा लो, इसके बाद ये लगा लो, नहीं। इतने सालों में जो मुझे फेस करना पड़ा, जो मुझे लगता था कि काश कोई मुझे बताता कि ये कैसे होता, और फिर उसको मैंने अपने मेहनत और लगन से सीखा, तो वो एक्सपीरियंस में लोगों को के साथ लोगों को सिखाना चाहती हूँ। आपको नहीं पता होता है कि आपका वेदर का क्या रोल होता है मेकअप में, आपका मतलब कपड़े का क्या रोल होता है आपका मेकअप में, स्किन का क्या हाँ, रोल होता स्किन है? का क्या रोल होता है मेकअप में। आप प्रोडक्ट नॉलेज, हम लोग बहुत डीपली प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। अच्छा लगना सब कोई चाहता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अच्छा लगना चाहता है। मैं मैम का जो स्टूडियो है उसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल ऐसे तो आपको गूगल में मिल जाएगा, लेकिन स्टिल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और मैम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेकअप सर्विसेज के लिए भी यहाँ पे, ब्यूटी पार्लर के भी जो फुल फ्लेजेड सर्विसेज होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं, वो सर्विसेज भी आप आकर के ले सकते हैं और मैम से मेकअप करवा सकते हैं, मैम से मेकअप सीख भी सकते हैं। मैम इतना समय देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच, और कितना कुछ सीखने को मिला मुझे। एंड ये मतलब मैं सोच के ही फैसिनेट हो जाती हूँ कि अभी हम लोग इतना सोचते हैं बिजनेस करना है नहीं करना है, लेकिन आपने उस टाइम पे डेयर किया एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो बहुत ही अच्छा रहा एंड हम उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत अच्छा हो एंड आपकी स्टोरी हर किसी तक पहुँचे। एंड हम लोग एज अ कम्युनिटी आपको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं एंड आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने अपना काम से कंट्रीब्यूशन दिया है। लोग इतना सारा बात करते हैं कि रांची में ये स्टोर इतना पहले से चल रहा है, ये स्टोर इतना पहले से चल रहा है, ये कपड़े की दुकान, ये मीठे की दुकान, ये रेस्टोरेंट, ये लेकिन ये जो मेकअप स्टूडियो है ये कितना पुराना है एंड इससे हमारी ट्राइबल लेडी चलाती हैं, एक ट्राइबल वुमन एंटरप्रेन्योर चलाती है, ये कितने गर्व की बात है। सो थैंक यू सो वेरी मच अपना टाइम देने के लिए। एंड आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप किन्हीं को जानते हैं जिनका मेकअप, ब्राइडल मेकअप रोज़ा मैम ने किया है, तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जोहार। थैंक यू। जोहार।